हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशन कोट से। रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, डोंट गिव अप, फाइंड अ वे। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने स्टार्ट क्यों किया है। ठीक है, अगर वो रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। आर्टिफिशियल फ़िश यानी कि लैब ग्रोन फिश है, जिसका ये माना जा रहा है कि बिल्कुल फ़िश जैसी ही है, बट सी फूड पे जो डिपेंडेंस है अब वो कम हो जाएगी और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वो तरीके से अपनी फूड सिक्योरिटी हम रख सकते हैं। ठीक है, नासा का परसेवरेंस, इसने ये डिस्कवर किया है कि एंशंट रॉक्स पाई गई हैं जो मार्स में, वो ये माना जा रहा है कि वो एक डेल्टा है, वो लेक है। ठीक है, ये पढ़ेंगे इस न्यूज़ में आखिर है क्या। नासा का परसेवरेंस काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, मैंने आपको पहले भी कवर कराया है, ये मैं आपको आज भी कवर करवाऊँगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे। मार्स, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्स अभी कुछ महीनों पहले भी न्यूज़ में था। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़, ये न्यूज़ में है तो पढ़ लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो 29 जनवरी को होता है, ये कंक्लूड होता है जब रिपब्लिक डे का कंक्लूजन होता है ये। ठीक है, ये देखेंगे। पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। द न्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर लैब ग्रोन फिश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोची हेडक्वार्टर्ड ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक कोलैबोरेटिव रिसर्च एग्रीमेंट किया है। ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद न्यू दिल्ली बेस्ड नीट मीट बायोटेक। ठीक है, नीट मीट बायोटेक एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो क्या करती है, लैब ग्रोन मीट प्रोड्यूस करती है। ये फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव है ऐसा हमारी कंट्री में। लैब ग्रोन फिश क्या होती है, इट्स मर्ली अ टाइप ऑफ लैब ग्रोन, इसे कल्टिवेटेड एंड कल्चर्ड भी, ये कल्चर्ड भी कहते हैं। ठीक है, सी फूड विदाउट द सी इज ग्रोन इन द सेम वे एज द अदर कल्टिवेटेड मीट्स आर ग्रोन। यानी कि सी फूड से जो हम खाना लेते हैं वो अगर लैब में बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये फिश बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि और लैब बेस्ड मीट होती है ना, वैसी। ठीक है, मैंने आपको लैब बेस्ड मीट भी पढ़ाया है, प्लांट बेस्ड मीट भी पढ़ाया है, ये न्यूज़ में था। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ये आपके GS पेपर 3 के लिए, साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बायो टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं अपनी फूड चॉइसेस को थोड़ी ऑल्टर करके। ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव्स लेके आके। ठीक है, विदाउट द नीड टू रेज और एंड किल एन एनिमल। कल्टिवेटेड फिश मीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आइसोलेटिंग, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं फ़िश के, उन्हें आइसोलेट करके लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है फ़िश के रूप में। ठीक है, एनिमल कंपोनेंट्स का बिना यूज़ किए। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये माना जा रहा है कि इसका फ्लेवर, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ बिल्कुल रियल फिश जैसी होंगी। ठीक है, मरीन एक्वेटिक, ये मरीन एंड एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म होता है जब सी फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, सी फूड बुरा नहीं है, बट ज़्यादा ओवर फिशिंग होगी या ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो क्या होगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, इन सब में क्या होगा, नुकसान होगा। Experiments are ongoing in many countries on developing commercially viable lab grown fish meat. ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे कि जो डिमांड बढ़ती जा रही है सी फूड की, वो क्या होगी, उसे
रिड्यूस कर पाएगी, यानी कि डिमांड्स जो बढ़ रही है सी फूड के लिए उसे रिड्यूस करेगी। ठीक है, लैब ग्रोन मीट्स। रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर ऑन वाइल्ड रिसोर्सेज। ओवर फिशिंग क्या होती है? रिमूवल ऑफ फिश फास्टर देन द रिसोर्सेज कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ, यानी कि हमारी प्रकृति के पास क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो एक ऐसी सीमा होती है जहाँ तक प्रकृति कुछ रिप्लेनिश कर पाती है मतलब रिप्लेनिश कर पाती हैं चीज़ें, राइट। अगर ये कैपेसिटी ओवरलोडेड हो जाती है, यानी कि हम उस सीमा को अगर तोड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को हार्म होता है, वो अनसस्टेनेबल हो जाता है। हैज़ रिजल्टेड इन ड्रामेटिक रिडक्शंस इन पॉपुलेशंस ऑफ सर्टेन स्पीशीज। ठीक है, जिसने एंटायर मरीन इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट किया है। इन थ्योरी ये माना जा रहा है कि जो लैब ग्रोन फिश मीट है ना, ये सिग्निफिकेंट, इसमें एक पोटेंशियल है फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अगर फ्लेवर, टेक्सचर, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल रियल फिश जैसे मिलेंगे तो ये फूड सिक्योरिटी भी अचीव कर पाएगा। एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, ठीक है, फिश मीट विल बी एंटीबायोटिक्स एंड इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन फ्री। ठीक है, क्या माना जा रहा है, मतलब क्या होता है, अक्सर एंटीबायोटिक्स का मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है, एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, राइट। उसमें मैंने एक ये भी कारण बताया है कि जो पालतू जानवर में क्या होता है, उसका मीट हम खाते हैं तो उसे ग्रो करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और वो वाले हमारी ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये लैब ग्रोन होगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये फ्री ऑफ एनी कंटामिनेंट होगी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नहीं होंगे, माइक्रोप्लास्टिक्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा। फिशेस में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं, हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर लैब ग्रोन चीज़ें होंगी, वो मीट होंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेंगी और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी हम आगे बढ़ पाएंगे। इट मार्क्स अ क्रूशियल स्टेप इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशंस, जैसे कि सिंगापुर, इजराइल, यूएसए, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है लैब ग्रोन मीट को बनाना। ठीक है, अब इंडिया में ये चीज़ स्टार्ट हुई है, तो ये चीज़ बता रही है कि हम वो जो गैप था, इंडिया इस मामले में अभी पीछे है, बायोटेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है, राइट। अब वो गैप धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। आपको ऐसा ही लिखना है अपना आंसर जीएस पेपर 3 में, अगर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो। पेविंग द वे फॉर अ सस्टेनेबल एंड सिक्योर फ्यूचर। अब वहाँ के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर सी फूड प्रोडक्शन लेके आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीएस पेपर 3 का। उसमें आप अगर ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे या आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं कि कैसे साइंस इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है। ठीक है, ठीक कर रहा है इन्वायरमेंट को। आप ये एग्जाम्पल्स के तौर पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रोवर डेटा कन्फर्मेशन सेडिमेंट्स ऑन रेड प्लैनेट। यहाँ पे नासा का रोवर परसेवरेंस है, उसने गैदर किया है डेटा अबाउट कन्फर्मिंग दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एंशिएंट लेक सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय वाटर वंस फिल्ड बाय जायंट बेसिन ऑन मार्स कॉल्ड जेरेज़ो क्रेटर। यहाँ पे हुआ क्या है, नासा ने अपना परसेवरेंस भेजा, ये एक मिशन है मार्स के एंशिएंट रॉक्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, एंशिएंट सॉइल को स्टडी करने के लिए कहाँ भेजा गया, जेरेज़ो क्रेटर में। उस रोवर ने पता लगाया कि वहाँ पे कुछ एंशिएंट लेक के सेडिमेंट्स मिले हैं। ठीक है, वो माना जा सकता है कि वहाँ पे वाटर डिपॉजिट किया गया था कभी। ठीक है, एक जायंट बेसिन में। ये समझनी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि ये कुछ महीनों पहले भी न्यूज़ में थी, मैंने आपको कवर भी करवाई थी। सेडिमेंट्री लाइक फीचर्स रिजेंबलिंग फ्रॉम ऑर्बिट
द रिवर डेल्टास फाउंड ऑन अर्थ, यानी कि जैसे अर्थ पे मिलते हैं वैसे ही वहाँ पे सेडिमेंट्री जो डिपॉजिट्स हैं वो पाए गए हैं। की पॉइंट्स क्या रिलेटेड है मार्स से? साइज एंड डिस्टेंस, ये 4th प्लैनेट है फ्रॉम द सन, मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, राइट, 4th है। एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसका मास इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ अर्थ, ठीक है, जितना अर्थ का साइज है ना उससे हाफ है। मार्स में भी डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं बट वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं अर्थ के कंपैरिजन में। वहाँ के दिनों को क्या कहा जाता है? सोल्स, शॉर्ट फॉर सोलार डे। इसका कलर रेडिश क्यों है पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है सोलार सिस्टम की, याद रखनी है, ठीक है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन इन द रॉक्स, इसीलिए इसका कलर रेडिश पाया जाता है। इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसमें सोलार सिस्टम का लार्जेस्ट वोल्केनो पाया जाता है, ओलंपस मॉन्स। ये चीज़ याद रखनी है, नहीं भूलनी है, ठीक है। इसीलिए न्यूज़पेपर का होलिस्टिक एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। 2 स्मॉल मून्स पाए जाते हैं इसमें, फोबोस एंड डेमोस। 28 नवंबर को मार्क किया जाता है एज रेड प्लैनेट डे, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? नासा ने अपना मेरिनर 4 मिशन लॉन्च किया था इन 1964, ठीक है। तब से 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। देखेंगे परसेवरेंस के बारे में, जो नासा का मिशन है मार्टियन, जो एंशिएंट रॉक्स है उसे स्टडी करने के लिए। मिशन इज डिजाइंड टू बेटर अंडरस्टैंड द जियोलॉजी ऑफ मार्स एंड सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ, कि वहाँ की एंशिएंट लाइफ कैसी रही होगी, कहाँ पे क्या झील, क्या पहाड़ पाया जा रहा है, ठीक है। ये है परसेवरेंस रोवर, ठीक है। रोवर बेसिकली स्टडी कर, वो एक मशीन है जो स्टडी करती है, ठीक है। एसेस एंशिएंट हैबिटेबिलिटी, ठीक है। काम क्या है कि वहाँ के एंशिएंट की चीज़ें कैसी थी, क्या वो धरती जैसी थी, ये चीज़ पता लगानी है। डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर रोबोटिक एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, यानी कि हम अगर कोई रिसर्च करते हैं अदर प्लैनेट पे, फिर वो एक सहारा देता है अदर मिशंस को, अदर जो फ्यूचर मिशंस हैं, जो रोबोटिक मिशंस हैं, उसके लिए भी वो डाटा कलेक्ट करके लेके आता है। ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 मार्स, एक मार्स का ईयर, यहाँ पे जो नासा का परसेवरेंस भेजा गया है, जो रोवर भेजा गया है, वो मार्स का 1 साल रुकेगा, यानी कि अबाउट 687 अर्थ डेज, ठीक है। धरती का 687 डेज होंगे ना, तो वो मार्स में 1 साल होगा। परसेवरेंस इज मोस्ट एडवांस, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मोबाइल लेबोरेटरी सेंट ऑन मार्स। जीएस पेपर 3 के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। इसरो का तो आपको याद रखना ही होता है, एज वेल एज जो बहुत बड़े मिशन हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज़ के, स्पेशली नासा का, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिसर्च डिटेल्स लेके आते हैं, ठीक है। इसरो के लिए भी ये चीज़ आपको मेंशन करनी होती है, याद रखनी है। ये प्रीवियस मिशन से काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग एंड कलेक्टिंग कोर सैम्पल्स, ठीक है, ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग रॉक्स एंड सॉइल्स। वहाँ पे ड्रिल करके ये कोर सैम्पल्स को कलेक्ट कर सकता है। लैंडिंग साइट बताया मैंने, जेरेज़ो क्रेटर, Jezero crater, an ancient river delta that has rocks and minerals that could only form in water, यानी कि ये एक डेल्टा माना जा रहा है। क्रेटर होता है गड्ढा, तो यहाँ पे एक डेल्टा माना जा रहा है जो पानी की वजह से ही बनता है। तो यहाँ पे रॉक्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, इसे स्टडी करने के लिए गया है रोवर, ठीक है, परसेवरेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, वाई सम नेशंस हैव पॉज्ड UNRWA फंडिंग, ठीक है। यूएन एजेंसी, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है यूएन की, जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए क्या करती है, रिलीफ वर्क संचालित करती है, ठीक है। कहाँ पे? पैलेस्तीन में।
अब इसके स्टाफ पे ये एलिगेशंस लगाए गए कि ये इज़राइल के ख़िलाफ़ है, ये हमास के साथ है, ठीक है। हमास के साथ इनका जो स्टाफ है ना वो इन्वॉल्व है। तो कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपना डोनेशन देना बंद कर दिया। अब यूएन के ऑफिशियल्स ने संडे को ये विनती करी है कंट्रीज से कि वो अपना डिसीजन रिकन्सिडर करें। कौन सा डिसीजन? टू सस्पेंड द फंडिंग फॉर द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने अपनी फंडिंग जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि आप ये जो आपने फैसला लिया है आप इस पर दोबारा सोचें। यूएस एंड 8 अदर कंट्रीज़ वो प्रोवाइड करती हैं मोर देन हाफ ऑफ UNRWA's 2022 बजट, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो कट कर दिया है जब इज़राइल ने जो एजेंसी के जो कुछ स्टाफर्स हैं उस पर ये इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया कि वो 7 अक्टूबर जब हमास ने अटैक किया था इज़राइल पे, याद है, वो उस अटैक में शामिल थे, ठीक है। ऐसे ही इज़राइल ने आरोप लगाया है। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में है। UNRWA इसे क्या कहेंगे? UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, फाउंडेड इन 1949। ये ईयर याद रखेंगे, ठीक है। ये एड प्रोवाइड करती है अबाउट 7 लाख उन पैलेस्टीनियंस को इन्होंने एड प्रोवाइड की है जो इज़राइल से फोर्स करे गए थे, बाहर निकाले गए थे, ठीक है। जब 1948 की अरब इज़राइली वॉर हुई थी तो उस टाइम पे अराउंड 7 लाख पैलेस्टीनियंस शरणार्थी बने थे, रिफ्यूजीज़ बने थे, ठीक है। अब रिफ्यूजीज़ की आप सबको आज पता होगा कि गाज़ा में कैसी सिचुएशन है, ना वहाँ पे खाने को, ना कपड़े, ठीक है, ना वो सुविधाएं हैं थोड़ी बहुत, ना बेसिक एमेनिटीज़ हैं। इन सबको एड प्रोवाइड करना, रिलीफ प्रोवाइड करना इस एजेंसी का काम है। यूएन एजेंसी कहाँ पे ऑपरेट करती है? गाज़ा में। इज़राइली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन, इन सारी कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करती है। मोस्टली ये ऑलमोस्ट एंटायरली बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के द्वारा ये फंड किया जाता है बाय डोनर स्टेट्स जैसे कि यूएस। ये बहुत क्रूशल है फॉर द सर्वाइवल, जो लोग रह रहे हैं गाज़ा में उनकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है ये एजेंसी, ठीक है। खाद्य सामग्री प्रोवाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। विच हैज़ प्लंज्ड इनटू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब यहाँ पे अब कंट्रीज़ अपना कंट्रीब्यूशन देना बंद कर देंगे तो इस एजेंसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे वो सर्वाइव कर पाएगी सर्वाइव करवाएगी वहाँ के लोगों को, गाज़ा के लोगों को। द एजेंसी हैज़ बीन द मेन सप्लायर ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर टू सिविलियंस ऑफ द एनक्लेव। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। वहाँ के सिविलियंस को फूड, वाटर एंड शेल्टर देती है, ठीक है। इज़राइल हमास की वॉर मैंने आपको बहुत बार कवर करवाई है। IR में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वहाँ से, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इससे जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे ऐड करते जाने हैं एग्जाम्पल्स के भी तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, गवर्नमेंट ब्रिंग्स नॉन यूरिया फर्टिलाइजर अंडर प्राइस कंट्रोल, फिक्सेस प्रॉफिट मार्जिन्स। यानी कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में क्या हुआ? has brought diammonium phosphate, muriate of potash and other such fertilizers that receive nutrient based subsidy, उसे प्राइस के कंट्रोल में लेके लाया गया, ठीक है। रीजनेबल कंट्रोल उस पर किया गया। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फर्टिलाइजर्स unlike urea whose maximum retail price is fixed by government। जैसे कि यूरिया जो है उसका जो MRP होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फिक्स किया जाता है।
जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो टेक्निकली डीकंट्रोल्ड है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इंट्रोड्यूस की गई थी इन 2010। यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसके तहत क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश एंड सल्फर, इसमें सब्सिडाइज्ड रेट में से दिया जाएगा। ठीक है, सब्सिडाइज्ड रेट, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को क्या किया, सब्सिडी प्रोवाइड की, उनकी कॉस्ट कम लगेगी और ये अफोर्डेबल प्राइजेस पे किसानों तक जा पाएंगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया, बट फिर भी रीजनेबली प्राइस कंट्रोल इसमें किया गया। न्यूट्रिएंट बेस्ड पॉलिसी इंटेंड्स टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइज़र। ठीक है, इनका कंजम्पशन बढ़ाना है ताकि ये जो एक ऑप्टिमम बैलेंस है, एक आइडियल रेशियो है फर्टिलाइज़र का, न्यूट्रिएंट्स का, वो बन सके, दैट इज़ 4:2:1. This would improve soil health. As a result, that yield for crops would increase. ठीक है, yield increase होगी, result in enhanced income to farmers. अब वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा रिम्यूनरेटिव उन्हें प्राइजेस मिल पाएंगे, तो ये इनकम सपोर्ट होगा फार्मर्स को। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स रैशनल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिससे फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। अप्रैल 2010 में लॉन्च की गई थी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। मिनिस्ट्री कौन सी है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, फार्मर वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के तहत ये लॉन्च किया गया था। क्या इश्यूज है इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क है, मतलब फाइनेंशियल बर्डन दे रहा है ये इकोनॉमी पे। सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी है आफ्टर फूड सब्सिडी, फूड सब्सिडी, पीडीएस। ठीक है, स्ट्रेनिंग फिस्कल हेल्थ। सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी कौन सी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो फिस्कल हेल्थ पे हार्म कर रही है। एडिशनली इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूसेज ड्यू टू द प्राइसिंग डिस्पैरिटी हैज़ एडवर्स एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे उसे सक्सेस मिली है, वेस्टर्न एरियाज़ ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, यहाँ पे उन्हें काफ़ी सक्सेस मिली है ग्रीन रेवोल्यूशन को। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और अगर यूनिफॉर्म सब्सिडी दी जाएगी तो क्या होगा, सब्सिडी जो यूपी बिहार के किसानों को मिलनी चाहिए वही सब्सिडी मिलेगी किसे, हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स को। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकली भी अनसस्टेनेबल हम ये चल रहे हैं अभी, तो ये एक इश्यू माना जा रहा है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में। इससे सॉइल डिग्रेडेशन, न्यूट्रिएंट रन ऑफ, ठीक है, यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं फर्टिलाइजर के रन ऑफ से, ब्लैक मार्केटिंग होती है, डाइवर्जन होता है। ठीक है, ये इलीगली सोल्ड किया जाता है नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स को, जैसे कि प्लाईवुड, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरर्स। स्मगल की जाती है बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, जिससे सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र का लॉस हो रहा है, जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए दिया गया था वो मिसयूज़ हो रहा है उसका। लीकेज एंड मिसयूज़, एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए होता है अगर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को इसकी सक्सेसफुल को अचीव करना है तो, सक्सेस को अचीव करना है तो। बट अगर इनएफिशिएंसी होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, फार्मर्स तक रीच नहीं करती है ये, और यूज़ की जाती है फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। रीजनल डिस्पैरिटी, वही यूनिफॉर्म एनबीएस को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक नीड्स एंड जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ये बढ़ावा देगा। क्योंकि देखिए, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ना कंपैरेटिवली रिच हैं, किन से, यूपी और बिहार के फार्मर्स से, राइट।
अब हम यूनिफॉर्म सब्सिडी दे रहे हैं, उन्हें भी, पंजाब हरियाणा को भी सब्सिडी और इन्हें भी सब्सिडी, यूनिफॉर्म दे रहे हैं अगर, तो क्या होगा, ये रिच को रिच बनाएगा, राइट। इसीलिए रैशनलाइज करना इम्पॉर्टेंट है, किसे ज़्यादा सब्सिडी की ज़रूरत है, किन एरियाज़ में ज़रूरत है, ये चीज़ इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, वरना ये इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल नहीं है और ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी क्रिएट करेगा, राइट। वे फॉरवर्ड क्या है, एक ये यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए फॉर ऑल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं फसल के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए। एनबीएस को रिप्लेस किया जा सकता है फ्लैट पर एकड़ के द्वारा, कैश सब्सिडी दैट अलाउ फार्मर्स टू परचेज एनी फर्टिलाइज़र, ठीक है। बट इसके लिए भी क्या है, नॉलेज एंड एक्सटेंशन सर्विसेज देनी होंगी, किसानों को बताना होगा कि आपके खेत में किस चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए तो सॉइल कार्ड लेके आया गया था, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड। This subsidy should encompass value added and customized product that provide efficient nitrogen delivery and other essential nutrients। एक बैलेंस बना के चलना होगा between price control, affordability and sustainable nutrient management। ये वाला कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फर्टिलाइजर्स का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पे तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई है दिल्ली में, ये 29th ऑफ ईच ईयर, 29 जनवरी ऑफ ईच ईयर ये टेक प्लेस करती है दिल्ली में, विजय चौक में हुई। इसका मकसद क्या है कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस था उसे कंक्लूड करना है, ये पावर को डिस्प्ले करता है, ठीक है, मिलिट्री एंड म्यूज़िकल प्रोवेस को डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसे अटेंड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट कमांडर माने जाते हैं, ठीक है। एयरफोर्स ये सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं, ये है बहुत बेसिक पॉलिटी है ये, राइट। एयरफोर्स एंड नेवी एंड जो अपनी आर्मी है, ठीक है, उसके सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। मैंने आज जितना भी वैल्यू एडिशन पढ़ाया है ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इसे आज के आज ही नोट कर लें, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सकें, ठीक है। आपको पीडीएफ्स के पीछे नहीं भागना, पीडीएफ आज ये वाली खुलेगी, आज ही बंद हो जाएगी। तो मिलते हैं परसों, मेरे ख्याल से कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि कल मैं ट्रैवल करूँगी, आज से ट्रैवल करना है और कल शाम तक ट्रैवल करना है, तो नहीं आ पाएगी कल वीडियो। तो मिलते हैं परसों, ठीक है। आपको तब तक रिवाइज़ करना है, रिवीजन अपना कंटिन्यू रखना है, ठीक है। न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है, स्पेशली एडिटोरियल्स, ठीक है, एडिटोरियल्स वगैरह आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं परसों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।